हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। क्या हालचाल है, कैसे है सब लोग? नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कसा आहे? मस्त आहे। हाँ, न्यू चैप्टर अभी थोड़ी देर में शुरू होगा बेटा, है ना। जैसे अपन वो बचा हुआ टेलीस्कोप फिनिश कर लेंगे तो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार बेटा। मेरी दो क्लास मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, मैं एकदम बढ़िया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज की इस प्यारी सी क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग चकाचक होंगे, बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो यार शुरू करते हैं। स्लाइड मैप लगा लूं मैं, भावनाओं में बह के भूल ही गया। एक्चुअली लाइट गई हुई यार अभी। बढ़िया बनी, लाइट गई हुई है अभी। हाँ, कोई बात नहीं। एक मिनट। तो हेडिंग जैसा आप देख पा रहे होंगे बेटा, हेडिंग जैसा आप देख पा रहे होंगे नए चैप्टर की। नमस्कार, गुड इवनिंग। रहा नहीं जा रहा है, बस आ जाइए, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, बेहतरीन, एकदम बहुत बढ़िया। चलो तो यार, वेव ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा। बस एक बार वो जो टेलीस्कोप वाला पोर्शन है उसे फिनिश कर दें। हाँ सर, और सर हम रिवाइज करके आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करके आए हैं। और सर हम ये भी याद करके आए पूरा हिसाब किताब किस किस का। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक एक फॉर्मूला तुम्हारे भाई ने तुम्हें डिराइव करवा दिया है। अच्छा, अब एक चीज जहन में रखना आपने, मैं फिर आपको टेलीस्कोप पे लेके चलता हूं। पेपर में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा देखो। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट मैं देख लूं कि लेक्चर ठीक से चल रहा है, आवाज आ रही है? एक सेकंड बस, है ना, एक सेकंड। लेक्चर ठीक से चल रहा है, आवाज आ रही है? ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, हाँ आ रही है भैया, आवाज आ रही है, बढ़िया, एकदम चकाचक, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है जरा देखें, गौर से देखें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर को क्या करना है? ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है। मैग्नीफाइंग पावर को ना इंक्रीज करना है। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है। यहां पे आपको पूरे फॉर्मूले में कहीं भी एफओ तो नहीं दिख रहा है, कहीं भी एफओ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सीक्रेट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक सीक्रेट फॉर्मूला पढ़ा था। चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए था, तो वो था L बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। कल एक सीक्रेट फॉर्मूला बताया था। या फिर इस वाले केस के लिए हो तो वो था L बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। हाँ सर, तो मैं इसको उधर लिखता हूं, पीछे लिखता हूं। तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत मजे की बात, पेपर में कैसे फंसा सकता है। तो एक इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसका साइज रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। भावनाओं को समझोगे? हाँ सर, भावनाओं को समझेंगे। सुनो, तो ये इस तरीके के सवालों में ना नंबर जाया नहीं होने देंगे हम अपने, ठीक है। इधर देखो, तो एल जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, एक तो या तो वो होगा एक केस में L बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई, देख ले आजा। इस केस में L बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई, या L बाय एफ ओ, या तो L बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला होगा मैग्नीफाइंग पावर का। वो एग्जैक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो तो हमें तभी पता चलता है जब वो बताता है फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है कि डी पर बन रही है। हाँ जी पाजी, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, तो ये तो गारंटी है कि अगर मैं एफओ को कम करूंगा और एफई को कम करूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। और यहां पे भी एफओ उल्टा रिश्ता है ना, एफओ और एफई दोनों को कम करूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। हाँ सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर डिक्रीज्ड। ऐसे सवाल पेपर में नंबर ले जाते हैं और बड़ा ही दुख लगता है जब ऐसे टुच्चे से सवाल, बिना सॉल्विंग वाले सवाल जब हमारे 4 नंबर ले जाए साहब, बहुत दर्द होता है साहब, सीधे इधर दिल में लगता है वो दर्द, ठीक है। तो ये सीक्रेट फॉर्मूले किस लिए बताए आपको मैंने? इसीलिए तो बताए, है ना। कोई भी फॉर्मूला आप देख लो, कुछ किसी भी केस का, ये एम इंफिनिटी वाला है, ये एम डी वाला केस है, तो दोनों एफ ई और एफ ओ घटेंगे डिनोमिनेटर में दोनों, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, कोई भी केस हो। तो फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर डिक्रीज्ड। ठीक है बड़े भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, चलते हैं आगे, है ना। ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, देखना जरा क्या कह रहा है हीरो।
एज वी इंक्रीज, ये तो कल शायद मैंने बता दिया था, हाँ ये कल बता दिया था आपने सर, ये कल बता दिया था आपने, तो कह हो गया था कल, ठीक है। अब टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, टेलीस्कोप भी मोर और लेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही हिसाब किताब हमें देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से देखते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से। मैं यहाँ पे आपके लिए वाला पेज लेके आया हूं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे टेलीस्कोप को, ठीक है, यहाँ पे अपन टेलीस्कोप को देखेंगे। बस यहाँ पे एक चीज मैं कर दूं कि ये वाला लेंस अपन बड़ा कंसिडर करेंगे, ये वाला लेंस जो है ना, कौन सा, ये वाला जो लेंस है, ये लेंस हम थोड़ा कैसा कंसीडर करेंगे, बड़ा कंसीडर करेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से बस ये लेंस थोड़ा बड़ा कंसीडर करते हैं, बस इतना आप वो कर लेना, ये डायग्राम ज्यादा सही, सुनना बहुत ध्यान से। टेलीस्कोप की बात हो रही है, क्या करना है टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखनी है, वो बाजू वाले मोहल्ले में कुछ देखना है, बाजू वाले मोहल्ले में अपनी छत से कुछ देखना है, नेकेड आई से तो देख नहीं पाएंगे, तो टेलीस्कोप से देख रहे हैं साहब, टेलीस्कोप से देख रहे हैं साहब, तो देखना बहुत ध्यान से। अरे इसका भी पूरा डेरिवेशन करवा दूंगा और फिर अपन वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हल्का सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन किया गया था, मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्नीफाइंग बोल रहा हूं सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन किया गया था, विजुअल एंगल ऑफ द फाइनल इमेज। जब आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो जो फाइनल इमेज बन रही है, अभी मैंने ना एक लाइट बंद रखी हुई है, एक लाइट इसलिए बंद रखी हुई है, साइड वाली दो, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, अभी मैं थोड़ी देर में जला दूंगा, ठीक है। विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, जब वो डी पर रखा हुआ होता है विद नेकेड आई, ये होता है मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का। अगर आपने रिवाइज किया तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अच्छा सर ठीक है, तो अब देखो अगेन ऑब्जेक्टिव और आईपीस लिख दें, लिख दीजिए ना सर, यहां पे सब क्या लिखा है सब मैं आपको बताऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, कैसा लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। और ये कैसा लेंस हो गया बच्चों, ये हो गया आपका आईपीस लेंस, ये कैसा लेंस हो गया, आईपीस लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ एफओ, आईपीस है तो इसका फोकल लेंथ एफई, ठीक है। अब एक दूर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट पास में रखा, टेलीस्कोप से आप कोई इधर, मेरे को रूम में कोई चीज देखनी तो मैं टेलीस्कोप का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा, मेरे को बहुत दूर कोई चीज देखनी तब मैं टेलीस्कोप का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए पीक्यू कोई बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है बेटा, बहुत दूर डिस्टेंट है ना, डिस्टेंट एक ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट रेज आ रही होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसे स्टार्स वगैरह हो गए तो भाई तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होगी, स्टार तो ना जाने कितने अरबों खरबों करोड़ों, है ना, अरबों खरबों खरबों किलोमीटर दूर, हाँ सर, तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। या अगर इतना स्टार्स जितना दूर नहीं लेकिन दूर है तो ऑलमोस्ट जो लाइट रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट जो लाइट रेज है पैरेलल हो जाएंगी। रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से, ज्यादा लोड आपको डायग्राम का लेना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लाइट रेज आ रही है और ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, पैरेलल है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इमेज कहां बनती है, जब लाइट रेज इनफाइनाइट से आती है तो इमेज कहां बनती है, या एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जब आप वो केस याद करो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज फोकस पर बनती है या यूं कह लो कि फोकल प्लेन पर बनती है, तो इमेज बन गई उल्टी, इस तरीके से इमेज बन गई, रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी, पी डैश क्यू डैश। पी क्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बहुत दूर दराज का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज बन गई। और ये वो इंटरमीडिएट इमेज है, ये इंटरमीडिएट इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये जो इंटरमीडिएट इमेज है which has been formed by the objective lens, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और इस ऑब्जेक्ट, ये इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी एक फाइनल इमेज बनाएगी। ये रही दद्दा फाइनल इमेज, ये रही दद्दा फाइनल इमेज, ठीक है, तो ये हो गई फाइनल इमेज। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो फाइनल इमेज है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आईपीस पर, ये देखो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आप ये मान के चलो कि आंख यहां पे है, तो आंख पे या आईपीस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा। अच्छा सर, कौन सबटेंड कर रहा है, फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो जितना पी डैश क्यू डैश कर रहा है। कल जैसा माइक्रोस्कोप में पढ़ा था सर, ये डायग्राम तो वैसे ही, हाँ मोर और लेस एक जैसा ही है, मोर और लेस एक जैसा ही है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे बड़ा लेंस क्यों लिया, यहाँ पे छोटा लेंस क्यों लिया, सब बताऊंगा,
5 से 10-15 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा, उतना ही जितना पी डैश क्यू डैश कर रहा है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस पर या फोकल प्लेन में, फोकस पर ही बनती है, या तो फोकस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनती है, छोटी सी इमेज बनती है कहां, फोकल प्लेन में। तो ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगी या फोकल प्लेन पर बनेगी इमेज, तो ये हो गया एफओ, क्योंकि दूर से आती हुई लाइट रेस कहां पे कन्वर्ज करती है, फोकस पर, ठीक है, फोकस पर। तो फोकल प्लेन पे इमेज बन रही, तो ये डिस्टेंस हो गया एफओ, ये डिस्टेंस हो गया एफओ। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये हो गया यूई। यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या क्या जो लाइनें लिखी हैं वो सब देख लेते, बहुत डिटेल में मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, यानी कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली मतलब दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही, दोनों के लिए एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है। द वन फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। दूर दराज वाले ऑब्जेक्ट को फेस करता हुआ जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव है। एंड हैज अ लार्जर अपर्चर, और इसका अपर्चर यानी इसकी खिड़की इस आईपीस से ज्यादा है। अपर्चर इस ऑब्जेक्टिव का ज्यादा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करे और ब्राइट इमेज बनाए, ज्यादा इंटेंसिटी वाली इमेज बनाए। जितना ज्यादा अपर्चर होगा ना किसका, टेलीस्कोप का, उतनी ज्यादा उसमें लाइट एंटर करेगी और उतनी बढ़िया इमेज बनेगी। तो अपर्चर ज्यादा क्यों रखा है, सो दैट मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर करें, इसीलिए इसका अपर्चर ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी लार्ज है। ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर भी है वो लार्ज है और फोकल लेंथ भी है वो लार्ज है, ठीक है। The other is called the eyepiece, as the eye is placed close to it. The eyepiece tube can slide within the object tube. अरे वो टेलीस्कोप इस तरीके से नहीं होता, वो कल बच्चे कह रहे थे कि मीशो टेलीस्कोप फ्रॉम नीशो, बोल नहीं रहे थे, ऐसे टेलीस्कोप बनाए नहीं था एक ऐसे, हाँ सर। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ये हो जाएगा आईपीस। तो आईपीस वाली जो ट्यूब है, ये ऑब्जेक्टिव वाली ट्यूब के अंदर, वो नहीं देखा समुद्र के लुटेरे ऐसे वो कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे, तो लेंथ एडजस्ट की जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। द आईपीस ट्यूब कैन स्लाइड विद इन द ऑब्जेक्टिव ट्यूब, आईपीस ट्यूब ऑब्जेक्टिव ट्यूब के अंदर घुसाई जा सकती है, सो दैट द सेपरेशन बिटवीन देम मे बी वेरीड, ताकि हम उनके बीच की जो ट्यूब लेंथ है वो एडजस्ट कर सकें। अच्छा, अब जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कल ही बता दी थी कैसे डिफाइन की जाती है। आशा करता हूं कि सभी लोग, मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो रिवीजन जरूर कर रहे होंगे, वो रिवीजन जरूर कर रहे होंगे, है ना। आपके पास मुझे पता है टाइम की सख्त कमी है। अभी देखा जाए तो दुनिया में सबसे बिजी 12th वाले बच्चे ही चल रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा ड्रॉपर वाले बिजी नहीं चल रहे, लेकिन ड्रॉपर वाले स्कूल की तरफ से फ्री है। ऑब्वियसली हर चीज किसी प्राइस पर आती है, तो उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा दिया है इसलिए, लेकिन 12th वाले बच्चे जो हैं वो सबसे बिजी चल रहे हैं दुनिया में। देखा जाए ना, मेरे लिए तो दुनिया में भी फिलहाल इस वक्त सबसे बिजी 12th वाले बच्चे हैं। चाहे वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो या वो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा हो, कोई भी हो, बच्चे में बच्चा और बच्ची दोनों आते, ठीक है। तो बट फिर वही वाली बात है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। जितने भी बच्चों से मैं मिला, मैंने कहा कि भाई कॉलेज में पहुंच गए हो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, मैं जानबूझ के पूछता हूं, ठीक है। और मुझे पता है एक ही जवाब आएगा, एक सेकंड पानी पी लूं, मुझे पता है एक ही कॉमन रिप्लाई आएगा कि सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, पेपर से थोड़ा सा जस्ट पहले पढ़ रहे। प्रिंस से मिला था मैं अभी, एम्स भोपाल में है ना प्रिंस, भोपाल वैसे ज्यादा दूर नहीं है, मैं सोच रहा हूं कभी किसी दिन उसको बुला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो छुट्टियां लगी हुई है, तो कह रहा था कि सर पहले तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर एग्जाम से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया तो सही साइड चलेगा। एग्जाम अभी छुट्टी 31 तारीख तक, लेकिन 31 तारीख तक छुट्टी, लेकिन हम थोड़ा 3-4-5 दिन आराम से ही जाएंगे ऐसा करके, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कॉलेज में जाके मत पढ़ना, 1 साल मत पढ़ना। आप पूरी अपनी भड़ास निकाल लेना, जो आपने 11th 12th में पढ़ाई करी उसकी पूरी भड़ास निकाल लेना, आप मत पढ़ना। लेकिन अभी पढ़ लो ताकि कॉलेज में पहुंच जाए, क्योंकि फिर सेकंड ईयर से तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा प्रिंस से, तो उसने कहा नेक्स्ट ईयर से तो सर मैं नेक्स्ट की तैयारी शुरू कर दूंगा, नीट पीजी की तैयारी शुरू कर देगा। वो भाई बच्चे कर देते हैं, मत पढ़ना। फर्स्ट ईयर मैंने जितने भी बच्चों से पूछा, एक दिन उसका भी आपको एक और बच्चे का मैसेज बताया था ना मैंने, कह रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, बस पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मत पढ़ना, अभी तो पढ़ लो। हाँ सर अब पढ़ लेते सर। वो बता रहा था, प्रिंस बता रहा था कि फेस्ट में अभी कौन आया था, नाम भूल गया यार मैं, कोई बहुत ही बढ़िया से सिंगर का उसने नाम बताया था। बढ़िया सिंगर्स आते रहते हैं, मतलब माहौल रहता है पूरा, ठीक है। और भी कॉलेजेस के बच्चे जाते, जैसे यहाँ पे अपने जीएमसी जो MGMC महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं।
तो वो जो एम्स में फेस्ट था, कौन सा रेटिना फेस्ट था, कौन सा फेस्ट था यार, कोई तो फेस्ट, सब नाम बताया था, मैं भूल गया। ठीक है, तो वहां यहाँ के बच्चे वहां पे रहे थे कुछ दिन, और वहां पे वो फेस्ट अटेंड किया था। फुल माहौल रहता है, फुल माहौल, और विद मिनिमम फीस, विद मिनिमम फीस, बहुत कम फीस के साथ। मतलब मजा तब आता है ना, देखो अब करोड़ों रुपए खर्च करके मजा मिले तो बात क्या है। मजा तो तब आए ना जब बेयर मिनिमम फीस दें और भाई पूरे आनंद उठाएं, है कि नहीं। मजा तो तब आता है। तो बस वैसे ही अभी पढ़ लो बस, ठीक है सर पढ़ लेंगे सर, आप बस आदेश करो। मैग्नीफाइंग, देखो मैं आदेश करने वाला कोई नहीं होता, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं, और आपको खुद ही को आदेश देना पड़ेगा। अगर आपको मेरी तरफ से आदेश मानना है तो मान लो कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि भाइयों बहनों पढ़ाई कर लो, आ जाओ। Although a telescope can also be used to view the objects of few kilometers, ऐसा नहीं है कि आप स्टार देख रहे हो और अगर आपने स्टार देखते देखते किसी पड़ोसी पे टेलीस्कोप फोकस कर दिया तो वो टेलीस्कोप आपको एक हाथ निकाल के छाटा मारेगा, बोले सिर्फ स्टार्स देख सकते हैं। बोले हम बोले अरे हमारे लिए तो हमारा तो स्टार सामने है छत पे, ठीक है। तो ऐसा टेलीस्कोप आपको ऐसे हाथ निकाल के चाटा थोड़ी मारेगा अगर आप सिर्फ स्टार के अलावा कुछ और देखोगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ किलोमीटर दूर या थोड़ी सी, मतलब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, कोई थोड़ी सी दूर वाली चीज भी आप देख सकते हो, टेलीस्कोप मना नहीं करेगा। लेकिन यूजुअली हम इसको यूज किस लिए करते हैं कि बहुत दूर दराज जो है कोई स्टार वगैरह है वहां पे देखने के लिए। लेकिन कभी कभी स्टार जो है छतों पे भी निकल जाते हैं। तो सरदार को इशारा कॉफी। ऑल द टेलीस्कोप कैन ऑल्सो बी यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्यू किलोमीटर्स अवे, बट द मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेटेड बिलो, जो अब अपन कैलकुलेट करेंगे, इज फॉर द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। लेकिन जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे वो ये मान के करेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर है, ठीक है। रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन दैट केस विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल। यस सर। द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव विल बी एट इट सेकंड फोकस, इसका फर्स्ट फोकस, इसका सेकंड फोकस पर इमेज बनाए गए। दिस इमेज इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इमेज। यस पाजी बिल्कुल। विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, पूरी कहानी मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी। दिस यूजुअली लाइज बिटवीन द पोल एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है जो इसके लिए आईपीस की तरह काम कर रहा है, ये आईपीस के फोकस और पोल के बीच में होगा, तभी तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। हाँ, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और वो इसके पोल और इसके फोकस के बीच में कहीं है, एकदम अंदर घुसा हुआ चला आ रहा है, तभी तो वर्चुअल इमेज बन रही है। लाइज बिटवीन द पोल एंड फर्स्ट फोकस ऑफ द आईपीस सो दैट आईपीस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ इट। आराम से देख लो, 2-4 मिनट देता हूं, इसके बाद अब डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समय हमें इसमें नहीं लगेगा, वैसे भी बहुत ज्यादा समय हमें इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। चल देख ले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइट आई क्या? अभी नहीं आई भाई लाइट, कोई बात नहीं। देख लो। इंसान की भूख शांत नहीं होती, तभी तो नए नए इन्वेंशंस होते हैं। इन्वर्टर भी तो उसी भूख का एक नतीजा है, इंसान की भूख जो बढ़ती जाती है दुनिया फतेह करने के लिए। आप देख लो, इन्वर्टर भी उसी का एक नतीजा है ना। और सारी चीजें जो इंसान ने बनाई है वो पृथ्वी पे ऑलरेडी मौजूद रिसोर्सेज से ही तो बनाई है। सर कई चीजें तो खुद से भी इन्वेंट की है, लेकिन वो खुद से चीजें इन्वेंट करने में भी जो मटेरियल लगा होगा वो कहां से आया होगा? उधर से कहीं और, चांद वांद से थोड़ी आया होगा। अर्थ पे ही जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये काय से बनी है? ये सब काय से बनी है? अर्थ के रिसोर्सेज से ही तो बनी है। अर्थ के रिसोर्सेज से ही तो बनी है सारी सेमीकंडक्टर चिप्स और A to Z हर एक चीज। आप देख लो, इंसान है तो बहुत ही खतरनाक चीज, इंसान है तो बहुत ही खतरनाक चीज भाई, कसम से। मानते हो कि नहीं? भूख इंसान की खत्म होती नहीं है, इसीलिए नए आयाम छूता रहता है इंसान। ओके, ओहो मन्नत आपका एक्सीडेंट हो गया था, सो सॉरी टू हियर। हेलो बेटा, डर क्यों लग रहा है अभ्युदय? क्यों डर? तेरा नाम इतना बेहतरीन अभ्युदय और तेरे को डर लग रहा है? हैप्पी बर्थडे गुरुजी के गुरुजी। ठीक है, अब तो एक माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की टेलीस्कोप? ठीक है। ओ, हमें अपने चांद को देखने की जरूरत के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस 4:30 की क्लास में जाना है। हाँ, सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। वही मैं कह रहा हूं कि जो भी चीज है, जो भी चीज है, जो भी चीज है,
वो सब पृथ्वी पे मौजूद मटेरियल से ही, ये सब कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये दिख रहा है इसका एपर्चर ज्यादा है। रात के अंधेरे में देखोगे दूर दराज का स्टार ज्यादा एपर्चर होगा, ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा अच्छे से इमेज बनेगी, और कुछ नहीं, इसका एपर्चर ज्यादा, इसकी फोकल लेंथ भी आईपीस से ज्यादा। अच्छा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बीटा बताऊंगा। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस और एट आई। बीटा एंगल कौन है? बीटा एंगल, ये जो फाइनल इमेज है कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है? बीटा। ये वही है जो पी डैश क्यू डैश भी सबटेंड कर रहा है। हाँ सर, तो ये फाइनल इमेज कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है? बीटा। 10 बीटा कितना हो गया? बीटा के बराबर। बीटा तो बहुत छोटा है, बीटा तो बहुत छोटा है, कल भी देखा था। तो 10 बीटा बीटा के बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया पी डैश क्यू डैश, और बेस कितना हो गया? यू ई। तो 10 बीटा कितना हो गया? 10 बीटा कितना हो गया? पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय यू ई। पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय यू ई। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपके पास पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय यू ई, ये आ गया। अब सर अल्फा क्या है? देखो अल्फा क्या है, अगर मैं यहां पे सब कुछ हटा दूं, अगर मैं यहां पे सब कुछ हटा दूं और यहां पे अपनी आंख लगा दूं, नेकेड आई, तो आंख पे कितना एंगल सबटेंड करेगा ये दूर दराज से आती हुई लाइट रेस? अच्छा, वो अल्फा होता है। हाँ देखो, ये मान लीजिए लाइट रेज ऐसे आ रही है, मान लीजिए ये लाइट रेज कुछ इस प्रकार से आ रही, सुनना, इस तरीके से लाइट रेज आ रही है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पर? ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पर? देखना एक सेकेंड। मान लो लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये लाइट रेज ऐसे आ रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल। तो कितना एंगल सबटेंड कर रही है? अल्फा। ये छोटा सा एंगल है अल्फा। ये आंख, यहां पे आंख रख दी मैंने अपनी, ऐसे निकाल के नहीं रखी, मतलब मैं खुद यहीं खड़ा हो गया, ऐसे निकाल के नहीं रखी, यहां पे ऐसे खड़ा हो गया। माइक्रोस्कोप बोल रहा हूं, टेलीस्कोप गया भाड़ में, टेलीस्कोप नहीं, ये दूर दराज से स्टार से कोई लाइट आ रही है, कितना एंगल मेरी आंख पे सबटेंड कर रही है? छोटा सा एंगल अल्फा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। अल्फा कौन सा एंगल है? एंगल सबटेंडेड बाय दी एंगल। देखो ये छोटा सा एंगल अल्फा, देखो मतलब ठीक से दिखाई भी ना दे, इतना छोटा सा, इतना छोटा, और इतना छोटा सा अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। यस सर, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया, है ना, वो छोटा सा एंगल है अल्फा। तो अल्फा क्या है मुन्ना? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से इट आई, आंख पर। कब? विदाउट माइक्रोस्कोप। कब? आप बोलोगे आंख तो पीछे, आप बोलोगे आंख तो उधर है। अरे अरे आंख उधर है, मैंने तो टेलीस्कोप ही हटा दिया, आंख अपनी इधर ले आया। अच्छा सर ऐसे? हाँ, अभी आंख पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। अब सही है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव और एट आई पीस विदाउट टेलीस्कोप। विदाउट, कभी मैं माइक्रोस्कोप बोल दूं तो समझ जाना कि मैं टेलीस्कोप बोलना चाह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो ये tan अल्फा कितना हो गया? देखो tan अल्फा बहुत सिंपल है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये tan अल्फा कितना हो गया? छोटा सा अल्फा हो गया tan अल्फा। पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ। तो छोटा सा एंगल अल्फा कितना हो गया बेटा? ये छोटा सा एंगल अल्फा, ये अल्फा कितना हो गया बेटा? ये अल्फा हो गया tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड अपॉन एफ ओ, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। और माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप बोल रहा हूं, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द नेकेड आई, बीटा बाय अल्फा। तो ऐसे डिफाइन है, तो कल ही बता दिया था मैंने आपको, डेफिनेशन में ही बता दिया था, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में ही बता दिया था। माइक की बैटरी चेक कर लेता हूं, माइक की बैटरी चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये तो कल ही बता दिया था मैंने तुम लोगों को, बीटा बाय अल्फा यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द आई विदाउट टेलीस्कोप। तो बीटा बाय अल्फा, बेटा बीटा बाय अल्फा है ना, तो बीटा बाय अल्फा, बेटा बीटा की वैल्यू कितनी होगी? बीटा की वैल्यू होगी पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय यू ई। डिवीजन में है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। ओके सर, तो अभी ऊपर का रेशियो एज इट इज रहेगा, पी डैश क्यू डैश बाय यू ई, ऊपर का रेशियो एज इट इज रहेगा, और नीचे का रेशियो जाके ऊपर उलट जाएगा, एफ ओ बाय पी डैश क्यू डैश हो जाएगा। नहीं, ऊपर नीचे का रेशियो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो पी डैश क्यू डैश से पी डैश क्यू डैश सही हो गया, एफ ओ बाय यू ई जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे आया? तो बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दिया, एफ ओ बाय यू ई आ गया। तो मैग्नीफाइंग पावर का ये कौन सा फॉर्मूला है? कोई स्पेशल केस है? नहीं, जनरल फॉर्मूला है, इजी इजी जनरल फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूले से हम दो स्पेशल केस निकाल लेंगे, और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो गई फिलहाल, यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब यानी
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस अभी कितनी होगी, एफओ प्लस यूई, एफओ प्लस यूई। तो लेंथ का जनरल फॉर्मूला कितना आ गया, एफओ प्लस यूई। लेंथ का जनरल फॉर्मूला, लेंथ का जनरल फॉर्मूला कितना आ गया, लेंथ का जनरल फॉर्मूला कितना आ गया। एक काम करता हूं, यहां पे जनरल फॉर्मूले में ऐसे ऐसे लिख देता हूं, ये लेंथ का जनरल फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला, ये मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला, ये लेंथ का जनरल फॉर्मूला। इसको देख लो। अब अपन दो स्पेशल केसेस देखेंगे, उसके बाद ये फिनिश, उसके बाद ये फिनिश, ठीक है। ठीक, देखो फटाफट से, देख लो। ठीक, चाय भी आ गई है, इजी इजी। अनीताओ, बनीताओ, अनीताओ, क्लियर है। आपके पापा को हैप्पी बर्थडे बोल देना, बिल्कुल मैं बोल दूंगा जरूर से, थैंक यू सो मच। मोनिका मुनैको जो फाइनल इमेज होगी वो हमारी आंख उसको परसीव करेगी, जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको भी और मैग्नीफाई किया है ना, किसने, किसने मैग्नीफाई किया है, आईपीस ने और मैग्नीफाई कर दिया उसको। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू कशिश, थैंक यू सो मच। जरूर से मैं विशेष कन्वे कर दूंगा अपने पिताजी को, हाँ बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह दूंगा उनको कि भाई पूरे जो मेरी टेडी आर्मी है, टेडी गैंग, उन्होंने आपको पैगाम भिजवाया है, उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। सर आपके ठीक है, संडे को क्रिकेट खेलने जाते हो? नहीं, मैंने क्रिकेट बहुत पहले ही बंद कर दिया, बचपन में ही बंद कर दिया था। ऋषिकेश, बिल्कुल मेरे को तेरा नाम याद रहेगा। आपने नोटिस किया होगा स्पैमर्स ने कंसिस्टेंट आना छोड़ दिया, हाँ ये तो है। आज मेरा बर्थडे, नाजरीन बेटा हैप्पी बर्थडे, नाजरीन हैप्पी बर्थडे नाजरीन। चलो ओके, ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, मैं उनको बिल्कुल मैं कन्वे करूंगा, ठीक है। चलो, बिग गुरु जी, बिग गुरु जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन एक मिनट। अच्छा, ये जो मेरी नॉलेज है ना, मतलब जैसे आप कहते हो कि आपको इतनी सारी चीजें कैसे पता है, इसकी नींव कहां से डली पता है। मेरे पिताजी को भी दुनिया जहान की चीजों की नॉलेज है, और वो जब से मैं छोटा था ना, तो तब से वो पहली बार ना मुझे मूवी दिखाने ले गए जब मैंने होश संभाला। 2001 में शायद आई थी, स्पाइडरमैन 1 आई थी, टॉबी मैगवायर की, सबसे पहली स्पाइडरमैन जो आई थी टॉबी मैगवायर की 2001 में, वो मेरे को दिखाने के लिए ले गए थे। और मैं इतना खुश हुआ, वो शायद पहली हॉलीवुड मूवी थी जो मैंने अपनी लाइफ की देखी थी सिनेमा में। और जब से मैंने होश संभाला था, तो उससे पहले भी मैं बहुत छोटा रहूंगा, मम्मी पापा मूवी थिएटर जाते होंगे तो मुझे ले जाते होंगे, वो तो बॉलीवुड मूवी देखने जाते होंगे। लेकिन प्रॉपर जो मैंने ढंग की मूवी होश संभालने के बाद देखी हॉलीवुड, वो देखी मैंने स्पाइडरमैन 1। मेरे को लगा यार कि यार ये दुनिया बहुत अमेजिंग है यार। ये जो मैं कोटा शहर में रहता हूँ, ये शहर तो बहुत छोटा सा है, ये तो भाई ऐसा, ये देखो शहर दिखा है, न्यूयॉर्क दिखा है, वहां पे स्पाइडरमैन है, ये ऐसे करके जो है। मैंने कहा ये दुनिया बड़ी अमेजिंग है और मुझे दुनिया एक्सप्लोर करनी है। तो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो वो जो क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर की, उसको हमेशा पिताजी शांत किया करते थे। मैं उनसे बहुत तरह तरह के सवाल पूछा करता था। अब वो उनके पास जवाब नहीं होते तो मुझे बोलते थे कि अरे चुप रहे, क्या पूछ रहे हो। उन्हें पता होता था तो मुझे बता देते। तो मेरी नॉलेज बहुत इनहेंस हुई मेरे फादर की वजह से। मतलब वो भी काफी क्यूरियस है नई नई चीजों को जानने के लिए। तो उन्हीं से मेरे अंदर ये आया ट्रेट। और बाकी सिल्की बाल जो आप बोलते हो, ये भी उन्हीं की ही देन है। अभी है नहीं वो घर पे, नहीं तो मैं आपको जरूर बुलवाता क्लास में। अभी है नहीं फिलहाल, कहीं शायद गए हुए हैं। ठीक है, चलो किसी और दिन मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन बिटवीन एफओ एंड एफई इन टेलीस्कोप। तो मैंने आपको बता दिया टेलीस्कोप में एफओ और एफ
FO और FE में क्या रिश्ता है? FO को आपको FE से बड़ा रखना चाहिए, FO को आपको FE से बड़ा रखना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, है ना। इसके पीछे की 3 वजह हैं और तीनों याद कर लो, कोई बुराई नहीं है, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। समझना, कुछ चीजें याद करके चलते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ चीजें याद करके चलते हैं। हाँ, ये आपने खेला ना गुरुजी ट्रम्प कार्ड अच्छे बच्चों वाला, अब तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। बस ये कह दो कि अच्छे बच्चे ये चीजें याद करके चलते हैं, क्या करें, मरता क्या ना करता। लार्जर अपर्चर larger aperture contributes to the quality, qualify नहीं है, quality, qualify तो आप करोगे, quality and visibility of image। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतनी बढ़िया क्वालिटी की इमेज बनेगी, उतनी बढ़िया विजिबिलिटी होगी इमेज की। लार्जर एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर, जितनी बड़ी उसकी अपर्चर होगी उतनी ज्यादा ही क्या होगी, लाइट गैदर वो कर पाएगा। लार्जर अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन। ऑल दो ये रिजोल्यूशन अब हमारे उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको रिजोल्यूशन का मतलब बता दूं कि जैसे दूर दराज बहुत दूर दो स्टार्स है, बहुत दूर दो स्टार्स है, समझना रिजोल्यूशन का मतलब समझो। बहुत दूर दो स्टार्स, बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते इतना दूर, मतलब हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो इस जन्म में हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप समझ गए कितना दूर, लाइट की स्पीड से तो चल ही नहीं सकते। लोग तो स्नैप डाल देते 100-150 की स्पीड पे चला के गाड़ी, 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे, लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, स्नैप डाल देते हैं। भाई लाइट की ये इतना दूर है कि आप लाइट की स्पीड से चलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक से वो तो गाड़ी चल रही है 150 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 घंटे अगर आप 150 की स्पीड पे चलाओगे तो 1 घंटे में आप 150 किलोमीटर ट्रेवल कर पाओगे। और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बाप रे। अब लाइट की स्पीड से भी चलो तब भी आप इन दोनों स्टार्स तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बेटर रिजोल्यूशन का मतलब है स्टार्स इतने दूर है। जैसे मैंने ये 2 डॉट बनाए, सुनना, अरे आपने तो बड़े डॉट बना दिए सर, सुनो तो सही, ये 2 डॉट बनाए, अभी मुझे यहां पे दिख रहे दोनों अलग अलग है, मैं थोड़ा और दूर गया मैंने देखा अलग अलग है, लेकिन मान लो मैं अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से इन 2 डॉट को देखूं तो मुझे 2 डॉट 1 डॉट जैसा ही लगेगा, मेरी आंखें इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी 2 अलग अलग डॉट्स में। अच्छा, मतलब बहुत दूर दराज कोई 2 स्टार्स है या ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो अगर बेटर रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो हमको एक कंबाइंड इमेज दिखेगी, और अगर अच्छा रिजोल्यूशन हुआ तो 2 स्टार्स की इमेज अलग अलग दिखेगी। ओ ये डॉट आप कहोगे तो बहुत बड़े डॉट है, हमको भी अलग अलग दिख रहे, वो तो अभी दिख रहे ना। तू आ इधर मेरे स्टूडियो आ और फिर तू देख तो तेरे को कैसे दिखेंगे, एकदम हाथ दिख रहा है कि भाई डिफरेंट है, लेकिन मैं धीरे धीरे तेरे को दूर भेजता जाऊंगा, दूर भेजता जाऊंगा, दूर भेजता जाऊंगा, दूर भेजता जाऊंगा, तो ये एक समय ऐसा आएगा जब तेरे को ये 2 डॉट एक सिंगल डॉट की तरह दिखने लगेंगे। तो रिजोल्यूशन का मतलब है कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, क्या आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह ही दिखा रहा है, उसको बोलते हैं बेटर रिजोल्यूशन। अच्छा, तो लार्जर अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, इन सबको तो लिखना है, मतलब स्टार मार्क कर दिया मतलब लिखना है, ठीक है, स्टार मार्क कर दिया मतलब लिखना। चाय फिनिश कर दूं, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चल भाई आगे चले। अब सर वो बता दो, कब बता देते हैं, चाय फिनिश कर दूं, अलग अलग केसेस डिराइव करवा दूं, करवाते, क्योंकि वही तो बचा है अब फिर, ठीक है, ओके।